दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी मिलिट्री टीम की जिसे एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देना था। लेकिन मिशन के दौरान एक ऐसा राज खुला जिससे कि पूरे देश को खतरा था। पर क्या ये टीम उस खतरे से अपने देश को बचा पाएगी या नहीं, ये जानेंगे इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत में नेवी सील टीम 7 को अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। वे अमेरिका के सैन डिएगो में स्काई डाइविंग का अभ्यास कर रहे हैं। वास्तविकता में नेवी सील के सदस्य हवा में हो या पानी के नीचे हर तरह के प्रशिक्षण से गुजरते हैं। इसके बाद दृश्य फिलीपींस की ओर मुड़ जाता है। गलियों में एक आइसक्रीम वैन तेज रफ्तार से दौड़ती दिखाई देती है। वैन एक स्कूल के सामने रुकती है जहां फिलीपींस में तैनात अमेरिकी राजदूत का बेटा पढ़ता है। जैसे ही वैन पहुंचती है, छोटी बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय अमेरिकी राजदूत अपने बेटे को लेने पहुंचते हैं। बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद करता है। राजदूत अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वैन के पास जाते हैं। अचानक वैन के अंदर से एक भयानक विस्फोट होता है। यह धमाका एक विनाशकारी त्रासदी का कारण बनता है, जिसमें निर्दोष बच्चों की जान चली जाती है। बाद में पता चलता है कि यह बमबारी सबल नाम के एक रूसी व्यक्ति द्वारा रची गई थी। उसके इस कृत्य के पीछे का कारण कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद दृश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के एक रेस्तरां में बदल जाता है। वहां दो नेवी सील, लेफ्टिनेंट रॉक और स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर डेव दिखाई देते हैं। दोनों को फिलीपींस में हुए विस्फोट की खबर मिली है। हालांकि इस समय उनका ध्यान किसी और चीज पर है। डेव को अभी पता चला है कि वो पिता बनने वाला है। रॉक उसे इस खुशखबरी पर बधाई देता है। रॉक बताता है कि उसने इस अवसर का जश्न मनाने के लिए एक बीच पार्टी की योजना बनाई है। वो डेव को अपने परिवार के साथ आने का न्योता देता है ताकि वे साथ में अच्छा समय बिता सकें। डेव पार्टी के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन सभी लोग बीच पर पहुंचते हैं। वे सर्फिंग करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें एक मिशन के लिए फिर से निकलना है। इस कारण वे पूरा दिन अपने परिवार को समर्पित करते हैं। जब वे जाने की तैयारी करते हैं तो रॉक अपनी गर्भवती पत्नी से वादा करता है कि वो सुरक्षित वापस आएगा। फिर वो उसे अलविदा कहता है। कहानी अब कोस्टारिका की ओर बढ़ती है। क्रिस्टो नाम का एक लंबे बालों वाला आदमी एक अनाथालय में पहुंचता है। वो बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताता हुआ दिखाई देता है। लिसा मॉरिस नाम की एक महिला भी उस अनाथालय में नर्स के रूप में काम करती है। वो क्रिस्टो का गर्मजोशी से स्वागत करती है। वास्तव में क्रिस्टो एक शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड है जो अपनी सामाजिक छवि सुधारने के लिए सामाजिक कार्य कर रहा है। हालांकि लिसा वास्तव में नर्स नहीं है। वो एक अंडरकवर सीआईए एजेंट है जो पिछले 2 सालों से क्रिस्टो पर नजर रख रही है। एक रात लिसा का सीआईए पार्टनर उससे मिलने आता है। इसी दौरान क्रिस्टो का एक जासूस चुपके से उनकी तस्वीरें खींच लेता है। अगली सुबह लिसा और उसका पार्टनर क्रिस्टो को रोकने की योजना बनाने लगते हैं। तभी लिसा को पता चलता है कि क्रिस्टो का संबंध सबल से है। वे साथ मिलकर एक बड़े ऑपरेशन की गुप्त योजना बना रहे हैं। अचानक उनके अपार्टमेंट की घंटी बजती है। दरवाजा खुलते ही 2 आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं। वे तुरंत लिसा के सिर में गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लिसा खुद को बचाने की कोशिश में जवाबी फायरिंग करती है, लेकिन वो हमलावरों पर काबू नहीं पा पाती। वे उसे बेहोश कर देते हैं, एक कालीन में लपेटते हैं और किसी गुप्त स्थान पर ले जाते हैं। जब उसे होश आता है तो साफ दिखता है कि उसे बेरहमी से पीटा गया है। उसका चेहरा पूरी तरह सूज चुका है। फिर क्रिस्टो उसे फोन करता है और बताता है कि वो जानता है कि वो कोई स्थानीय नर्स नहीं है। वो उसे बताता है कि वो एक सीआईए एजेंट है और तुरंत सारी गुप्त जानकारी मांगता है। वो लिसा को चेतावनी देता है कि अगर उसने इनकार किया तो उसका और भी बुरा हाल होगा। हालांकि लिसा एक उच्च प्रशिक्षित सीआईए एजेंट है और वो बोलने से इनकार कर देती है। उसकी चुप्पी के कारण उसे और भी गंभीर यातनाएं दी जाती हैं। इसी बीच सीआईए एजेंट के अपहरण की खबर एक नेवी सील अधिकारी तक पहुंचती है। ब्रीफिंग के दौरान पता चलता है कि क्रिस्टो यहूदी है और सबल एक रूसी चेचन युद्ध सेनानी है। वे बचपन से ही करीबी दोस्त रहे हैं। समय के साथ उनके भीतर अमेरिका के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई है। सबल पैसे, सत्ता या व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं कर रहा है। वो केवल नफरत से प्रेरित है और किसी भी कीमत पर अमेरिका को तबाह करना चाहता है। सीनियर चीफ ओटो बताते हैं कि क्रिस्टो ने लिसा का अपहरण केवल वर्गीकृत संपर्कों का पता लगाने के लिए किया है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार लिसा को एक सुदूर जंगल के गहरे हिस्से में रखा गया है। चूंकि क्रिस्टो और उसके आदमी शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड्स हैं, इसलिए उनके पास सोवियत निर्मित मशीन गनों सहित भारी हथियार होने की संभावना है। यह जानकारी मिलने के बाद टीम बचाव मिशन की तैयारी करती है।
ब्लैकबियर्ड के नाम से जानी जाने वाली ये यूनिट रात के अंधेरे में जंगल में स्काई डाइविंग करती है। अपने विशिष्ट प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए नेवी सील्स बिना कोई आवाज किए घने जंगल में आगे बढ़ते हैं। वे एक छोटी घाटी में पहुंचते हैं और अपनी स्थिति संभालते हैं। इसके बाद टीम आगे के निर्देशों के लिए बेस से संपर्क करती है। उन्हें सुबह तक इंतजार करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मिशन के बाद उन्हें निकालने के लिए सुबह 6 बजे एक बैकअप टीम आएगी। जैसे ही सुबह होती है, एक हेलीकॉप्टर दूसरी टीम को जंगल में तैनात करता है। हेलीकॉप्टर से नदी में 2 पोर्टेबल स्पीड बोट छोड़ी जाती हैं। हथियारों से लैस बचाव दल लाइव कैमरा फीड के माध्यम से क्षेत्र की निगरानी करता है। आगे बढ़ने से पहले वे ऊपर से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए एक ड्रोन भी लॉन्च करते हैं। दूसरी टीम ब्लैकबियर्ड को एक संदेश भेजती है, जिसमें बताया जाता है कि वे अभी भी 20 किलोमीटर दूर हैं। वे सलाह देते हैं कि जब तक वे करीब न पहुंच जाएं, तब तक मिशन में देरी की जाए। उसी समय क्रिस्टो के आदमी फिर से लीसा को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। इस बार वे उसकी हथेली में ड्रिल कर देते हैं। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठती हैं। उसकी चीखें सुनकर मुख्य टीम और इंतजार करने से इनकार कर देती है। उन्हें लगता है कि लीसा किसी भी पल मर सकती है। समय न होने के कारण नेवी सील्स बिना बैकअप के आगे बढ़ने और उसे खुद बचाने का फैसला करते हैं। डेव अपने स्नाइपर पोस्ट से दूर एक होल्डिंग पोजीशन में रहता है। वो बाकी टीम को आगे बढ़ने का संकेत देता है। अपने स्कोप के माध्यम से स्नाइपर इलाके की रखवाली कर रहे 4 सशस्त्र लोगों को देखता है। जैसे ही वो लक्ष्यों पर निशाना साधता है, बाकी टीमें खंदक में उतर जाती है। वे किसी शिकारी की तरह चुपचाप दुश्मन की ओर बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट ऊपर उड़ रहे ड्रोन की मदद से सभी बंदूकधारियों की स्थिति का पता लगाता है। जैसे ही स्नाइपर को फायरिंग का आदेश मिलता है, वो गोली चलाता है और एक गार्ड को मार गिराता है। गार्ड को गोली लगते ही पानी के नीचे तैनात एक नेवी सील शव को पानी में गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। इससे कोई आवाज नहीं होती, जिससे दुश्मन सतर्क हो सके। ये पल साफ तौर पर दिखाता है कि ये नेवी सील्स कितने शांत और सटीक हैं। उनका उद्देश्य किसी को पता चले बिना कम से कम आधे गार्डों को खत्म करना है। खंदक के दूसरी तरफ से स्नाइपर एक साइलेंसर लगी राइफल का उपयोग करके एक-एक करके गार्डों को मारना शुरू करता है। जैसे ही ऊपर से गार्ड खत्म होते हैं, बाकी सील्स चुपचाप पानी से बाहर निकलकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। हालांकि एक गार्ड को खत्म करते समय उसकी पानी की बोतल उसके हाथ से फिसल जाती है। आवाज सुनकर आतंकवादियों को तुरंत पता चल जाता है कि उन पर हमला हुआ है। जैसे ही टीम आगे बढ़ने की कोशिश करती है, क्रिस्टो के आदमी अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस अप्रत्याशित हमले के दौरान एक नेवी सील की आंख में गोली लग जाती है और वो गिर जाता है। ऊपर से ड्रोन के समर्थन के साथ स्नाइपर दुश्मनों के आते ही उन्हें खत्म कर देता है। इमारत के अंदर नेवी सील्स और क्रिस्टो की गैंग के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। अराजकता के बावजूद नेवी सील्स अपने उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। कुछ ही मिनटों में वे सभी आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। टीम आखिरकार लीसा मॉरिस को ढूंढ लेती है। वे शांति से उसके पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उसे बचाने आए हैं। उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए वे उसकी मां का नाम और घर का पता पूछते हैं। लीसा सही जानकारी देती है। इससे पुष्टि हो जाती है कि वो वास्तव में लीसा मॉरिस है। फिर टीम उसे अपने वाहन में निकालने की तैयारी करती है। अचानक डेव ड्रोन फीड के माध्यम से 2 भारी हथियारों से लैस वाहनों को आते हुए देखता है। लेफ्टिनेंट तुरंत टीम को चेतावनी देता है कि समय नहीं बचा है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। रॉक डेव और स्नाइपर को वैकल्पिक निकास बिंदु की ओर बढ़ने का निर्देश देता है। वो उन्हें बताता है कि टीम उन्हें रास्ते में ले लेगी। इसके साथ ही लीसा को वाहन के अंदर सुरक्षित कर लिया जाता है और टीम आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्रिस्टो के गार्ड उनका रास्ता रोक लेते हैं। एक घातक पीछा शुरू होता है। भारी गोलीबारी के बीच टीम के आगे बढ़ने पर चारों तरफ गोलियां चलती हैं। कुछ समय बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मूल पिकअप पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। भीषण गोलीबारी के कारण टीम डेव को रेडियो पर दूसरे निकास स्थान पर जाने का आदेश देती है। यह सुनकर डेव और स्नाइपर दूसरे पिकअप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। स्नाइपर एक रॉकेट लॉन्चर चलाता है और दुश्मन के वाहन को नष्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद बाकी टीम अपने वाहन के साथ पहुंच जाती है। सभी लोग उस स्थान पर फिर से इकट्ठा होते हैं। कुछ ही पलों बाद 3 और दुश्मन वाहन दिखाई देते हैं और पीछा करना जारी रखते हैं। उसी समय माइक नाम का एक घायल सैनिक होश में आता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। टीम उसे आश्वासन देती है कि मिशन पूरा हो गया है। वे हर हाल में सभी को सुरक्षित घर पहुंचाने का वादा करते हैं। इस बीच टीम दूसरी बचाव यूनिट को संदेश भेजती है। वे उन्हें सूचित करते हैं कि भारी गोलीबारी के कारण योजना बदल गई है। वे बताते हैं कि अब वे अंतिम निकास बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। वे दूसरी टीम को तुरंत उस स्थान पर पहुंचने का
निर्देश देते हैं। जब दूसरी बचाव टीम अंतिम निकास बिंदु पर पहुंचती है तो ब्लैकबियर्ड टीम अपना वाहन पानी में चला देती है। उसी क्षण दूसरी बचाव टीम भारी मशीन गनों का उपयोग करके आतंकवादियों पर भीषण फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड में दुश्मन के सभी वाहन नष्ट हो जाते हैं। पूरी टीम को सफलतापूर्वक बचा लिया जाता है और वहां से निकाल लिया जाता है। इसके साथ ही पहला मिशन समाप्त होता है। हालांकि अभी कई और खतरनाक मिशन आने बाकी हैं। अगला दृश्य यूक्रेन के एक गुप्त स्थान पर बदल जाता है। सबल को एक हथियार तैयार करते हुए दिखाया गया है। उसकी टीम ने एक बहुत ही खतरनाक बम जैकेट बनाई है। ये जैकेट 500 से अधिक फायरबॉल से भरी हुई है, जिन्हें चारों दिशाओं में फटने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा हथियार पूरे शॉपिंग मॉल को तबाह कर सकता है। अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम होगी। इस जैकेट की सबसे खतरनाक विशेषता इसकी बनावट है। ये धातु के बजाय सिरेमिक बॉल्स का उपयोग करके बनाई गई है। इस कारण मेटल डिटेक्टर इसका पता नहीं लगा सकते। इससे जैकेट को सुरक्षा जांच से गुजारकर लगभग कहीं भी ले जाया जा सकता है। हथियार देखकर सबल बेहद उत्साहित हो जाता है। वो क्रिस्टो के पास अपनी हमले की योजना साझा करने जाता है। हालांकि क्रिस्टो उसे चेतावनी देता है कि CIA पहले से ही उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। अपने परिवार के बारे में सोचते हुए क्रिस्टो इस समय कोई बड़ा जोखिम लेने से इनकार कर देता है। वो किसी भी हमले को शुरू करने से पहले कुछ दिन इंतजार करने का सुझाव देता है। ये सुनकर सबल आग बबूला हो जाता है। वो क्रिस्टो पर अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हटने का आरोप लगाता है। वो घोषणा करता है कि वो हर हाल में हमला करेगा। वो क्रिस्टो को चेतावनी देता है कि या तो उसका साथ दे या उसके रास्ते से हट जाए। धमकी देने के बाद सबल वहां से चला जाता है। इसके बाद दृश्य CIA बेस पर बदल जाता है। सीनियर चीफ ओटो ने डेव को एक बड़े हमले की योजना के बारे में जानकारी दी। सबल अमेरिकियों को मारना चाहता है। उम्मीद है कि क्रिस्टो उसे और उसकी टीम को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने में मदद करेगा। ओटो बताते हैं कि क्रिस्टो को पकड़ना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वो ऑपरेशन के लिए 3 अलग-अलग टीमें सक्रिय करते हैं। पहली टीम सोमालिया जाएगी। वहां से सबल अपने ग्रुप और बम के साथ मेक्सिको की ओर बढ़ेगा। टीम 1 सबल की गतिविधियों पर नजर रखेगी और पता लगाएगी कि उसके साथ कितने लोग हैं। टीम 2 को क्रिस्टो को पकड़ने का काम सौंपा गया है। टीम 3 को मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर तैनात किया जाएगा। सबल मिनिमम निगरानी वाले एक खतरनाक रास्ते से अमेरिका में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। इस कारण उसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। पूरी योजना सुनने के बाद डेव और रॉक मिशन की तैयारी शुरू करते हैं। रॉक डेव को एक छोटा नोट थमाता है। वो डेव से कहता है कि अगर वो वापस नहीं लौटा तो वो इसे उसके परिवार को दे देगा। डेव मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो उसके बिना घर नहीं जाएगा। इसके बाद दृश्य टीम 1 की ओर मुड़ता है। नेवी सील्स आसमान से सीधे समुद्र में गिरते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही पलों बाद एक विशाल पनडुब्बी सतह पर आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। पनडुब्बी के अंदर उन्हें उनके मिशन की जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि सोमालिया पहुंचने के बाद उनका काम चुपके से सबल पर नजर रखना और हर विवरण की रिपोर्ट करना है। ब्रीफिंग के बाद 2 अधिकारी सोमाली तट के पास पनडुब्बी से बाहर निकलते हैं। वे चुपचाप स्कूबा डाइविंग करते हुए किनारे की ओर बढ़ते हैं। एक रेतीली घाटी में गश्त करते समय वे सबल को अपने ग्रुप के साथ पहुंचते हुए देखते हैं। पूरा ग्रुप एक साथ प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में सबल ने फिलीपींस से 17 निर्दोष मुस्लिम पुरुषों को भर्ती किया है। उसने उन्हें पैसे और झूठे प्रलोभनों का लालच दिया। उसका लक्ष्य उन्हें आत्मघाती हमलों के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा करके वो पूरे मुस्लिम समुदाय पर दोष मढ़ने की योजना बना रहा है। इसके तुरंत बाद एक और विमान आता है। सबल और उसकी टीम विमान में सवार होकर मैक्सिको की ओर चल देते हैं। ये जानकारी तुरंत नेवी सील बेस को दी जाती है। टीम 3 को मैक्सिको में तैनाती के लिए तैयार होने का आदेश दिया जाता है। उसी समय टीम 2 को दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में एक गुप्त स्थान पर क्रिस्टो के ठिकाने पर छापा मारने के लिए भेजा जाता है। क्रिस्टो आराम कर रहा है और अपने निजी उपकरण का उपयोग कर रहा है। उसे अंदाजा नहीं है कि नेवी सील्स पास ही पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसके सुरक्षा गार्डों को दूर से ही खत्म कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उड़कर आता है और सैनिकों को तैनात करता है। वे इलाके में घुसते हैं और एक-एक करके क्रिस्टो के अंगरक्षकों को खत्म कर देते हैं। सीनियर चीफ ओटो फिर क्रिस्टो को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पहले तो क्रिस्टो सहयोग करने से इनकार करता है। ओटो फिर उसे उसकी बेटी की तस्वीर दिखाते हैं। वो क्रिस्टो को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसका परिवार तबाह हो जाएगा। क्रिस्टो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। दबाव में आकर वो आखिरकार योजना का खुलासा कर देता है। वो बताता है कि 16 लोगों ने सिरामिक बॉल से बनी बम जैकेट पहन रखी है।
वे पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। उनके लक्ष्यों में भीड़भाड़ वाली जगहें जैसे शॉपिंग मॉल, स्टेडियम और बस स्टॉप शामिल हैं। बम पूरी तरह से सिरामिक सामग्री से बने हैं, इस कारण मेटल डिटेक्टर उनका पता नहीं लगा सकते। इससे जैकेट को ले जाना आसान और बेहद घातक हो जाता है। ये सुनकर ओटो पूछते हैं कि मिशन को कैसे रोका जा सकता है। क्रिस्टो जवाब देता है कि स्थिति पहले से ही नियंत्रण से बाहर है। वो स्वीकार करता है कि अब उसके पास हमले को रोकने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि वो एक महत्वपूर्ण विवरण साझा करता है। ऑपरेशन का एक अलग हिस्सा मैक्सिको में स्थित है। वो समूह जैकेट बनाने और उन्हें वितरण के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ये जानकारी मिलने के बाद ओटो तुरंत टीम 3 को सक्रिय करते हैं। उनका मिशन मैक्सिकन सीमा के पास के इलाके पर छापा मारना है। टीम रात के अंधेरे में समुद्र के रास्ते यात्रा करती है। वे सीमा के पास एक गांव में पहुंचते हैं। नेवी सील्स अत्यधिक सावधानी के साथ अपनी बढ़त शुरू करते हैं। इलाके में स्थानीय नागरिक घनी आबादी में हैं। उनमें से असली आतंकवादी की पहचान करना बेहद मुश्किल है। इस कारण टीम एक एक करके घरों की तलाशी शुरू करती है। वे सावधानी से हर दरवाजा खोलते हैं और अंदर तलाशी लेते हैं। एक तलाशी के दौरान एक महिला अचानक चिल्लाती है। उसकी प्रतिक्रिया से बम की मौजूदगी का पता चलता है। गिरोह के सरगना को पता चल जाता है कि सेना आ गई है। तुरंत पूरा समूह नेवी सील्स पर हमला कर देता है। एक भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक एक करके गिरोह के सदस्य मारे जाते हैं। इसके बाद एक आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करके नेवी सील हेलीकॉप्टर को नष्ट करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो फायर कर पाता, ऊपर से एक बड़ा हमला होता है। नेवी सील्स रॉकेट लॉन्चर के साथ पूरे वाहन को नष्ट कर देते हैं। जमीन पर मौजूद टीम जैकेट बनाने वाले की तलाश शुरू करती है। वो पास के एक घर में छिपा हुआ है। वो आदमी रॉकेट लॉन्चर लेकर इंतजार कर रहा है। जैसे ही रॉक कमरे में घुसता है, आतंकवादी रॉकेट दाग देता है। कम दूरी के कारण रॉकेट फटने में विफल रहता है। इसके बजाय वो सिरामिक जैकेटों में से एक से टकराता है। तब तक टीम के बाकी सदस्य जैकेट बनाने वाले को खत्म कर देते हैं। मेज पर रखी विस्फोटक जैकेटों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अचानक मुख्य बेस से एक फोन आता है। वे टीम को सूचित करते हैं कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। बाकी आतंकवादी पहले ही मैक्सिको सीमा की ओर बढ़ चुके हैं। आदेश स्पष्ट है, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से पहले हर हाल में रोका जाना चाहिए। चूंकि अमेरिका मैक्सिको सीमा पहले से ही भारी दबाव में है, टीम 3, जिसे ब्लैक पैर के नाम से भी जाना जाता है, उसे मैक्सिकन अधिकारियों के साथ समन्वय करना चाहिए। इस कारण टीम हेलीकॉप्टर से सीमा पर पहुंचती है। वे इलाके के प्रभारी मैक्सिकन प्रमुख से मिलते हैं। मैक्सिकन प्रमुख बताते हैं कि ऑपरेशन केवल आधिकारिक अनुमति के तहत ही आगे बढ़ सकता है। सब कुछ सरकारी निगरानी में रहना चाहिए। लेफ्टिनेंट बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है। वो बताता है कि खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई है कि हमलावर एक गुप्त सुरंग प्रणाली का उपयोग करेंगे। सुरंग एक दूध की फैक्ट्री के नीचे चलती है। ये सुनकर मैक्सिकन प्रमुख उन्हें चेतावनी देते हैं। स्थान पास है, लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक है। हर दिशा में हथियारबंद लोग तैनात हैं। उनकी संख्या 100 से अधिक है। केवल ऐसी ताकत का सामना करने में सक्षम टीम ही आगे बढ़ सकती है। लेफ्टिनेंट दृढ़ता से जवाब देता है। वो कहते हैं कि ये मिशन राष्ट्रीय अस्तित्व के बारे में है। वे अपनी जान की कीमत पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर मैक्सिकन कमांडर टीम को एक ट्रक के अंदर छिपा देता है। वो उन्हें लक्षित स्थान की ओर ले जाना शुरू करता है। नेवी सील्स इतनी अच्छी तरह से छिपे रहते हैं कि किसी को शक नहीं होता कि अंदर कौन है। उसी समय सबल अपनी बची हुई फोर्स के साथ सुरंग में पहुंचता है। एक स्थानीय तस्कर उसे सूचित करता है कि उसके आदमी उन्हें सुरंग के प्रवेश द्वार तक ले जाएंगे। वो चेतावनी देता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करना उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। इसी बीच नेवी सील टीम इलाके में पहुंच जाती है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, वे चेक पॉइंट को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। मैक्सिकन गैंग में अफरा तफरी मच जाती है। दहशत तेजी से फैलती है। खबर सबल तक तुरंत पहुंचती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी टीम को पीछे हटने का आदेश देता है। नीचे मैक्सिकन गैंग और अमेरिकी नेवी सील्स के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। अपने शार्प शूटिंग कौशल का उपयोग करते हुए नेवी सील्स एक एक करके दुश्मनों को खत्म करना शुरू करते हैं। टीम फिर 3 अलग अलग समूहों में बढ़ जाती है। वे इलाके के तीनों ओर अपनी स्थिति संभालते हैं। एक यूनिट घात लगाकर हमला करने के लिए साइड के दरवाजे से प्रवेश करती है। जैसे ही आतंकवादी दिखाई देते हैं, वे तुरंत मार दिए जाते हैं। इस बीच सबल एक युवा लड़की को विस्फोटक जैकेट के साथ इंतजार करने का आदेश देता है। वो उसे बताता है कि जब अमेरिकी आए तो उसे अचानक हमला करना चाहिए।
हालांकि वो साफ तौर पर घबराई हुई है, फिर भी वो सहमत हो जाती है और खुद को तैयार करती है। बाहर नेवी सील्स एक के बाद एक आतंकवादियों को खत्म करना जारी रखते हैं। हालांकि दुश्मन अंतहीन लगते हैं। भीषण गोलीबारी कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी जैसे गेम के दृश्यों के समान लगती है। कार्रवाई वास्तविक लगती है क्योंकि सब कुछ सैनिक के दृष्टिकोण से दिखाया जाता है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, एक सैनिक कमरे में घुसता है और उसी लड़की को देखता है। उसका घबराया हुआ व्यवहार और उसके हाथ में लगा बटन संदेह पैदा करता है। उसे एहसास होता है कि वो हमला करने वाली है। अचानक लड़की ट्रिगर दबा देती है। एक बड़ा विस्फोट होता है। डेव अपने बैकअप के तत्काल समर्थन के कारण धमाके में बच जाता है। उसी समय रॉक और कई अन्य सैनिक दूसरे कमरे के अंदर हैं। बिना किसी चेतावनी के एक ग्रेनेड उनके ठीक सामने गिरता है। उनके पास बचने का समय नहीं है। थोड़े समय के विचार के बाद रॉक ग्रेनेड पर कूद जाता है। वो दूसरों को बचाने के लिए खुद का बलिदान कर देता है। रॉक जमीन पर गिर जाता है। उसकी मौत ने पूरी टीम को झकझोर कर रख दिया है। जैसे ही डेव सुरंग की ओर बढ़ता है, सबल उसके सामने आ जाता है। उनके बीच भीषण गोलीबारी होती है। मुकाबले के दौरान सबल का बेटा डेव के पैर में गोली मार देता है। कुछ ही पलों बाद सबल कई गोलियां चलाता है, जिससे डेव गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैसे ही सबल आखिरी शॉट मारने की तैयारी करता है, एक और सैनिक आ जाता है। वो सबल को तुरंत मार देता है। इसके साथ ही नेवी सील्स आखिरकार सबल और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देते हैं। देश सुरक्षित है। अंतिम दृश्य में रॉक को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। डेव बच जाता है, लेकिन चोट के कारण अपना पैर खो देता है। व्हीलचेयर उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। रॉक की प्रेग्नेंट पत्नी समारोह में शामिल होती है। उसकी उपस्थिति इस पल को बेहद भावुक कर देती है। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।